ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है और आप लोगों के पास भी मसले मसाइल है बिकॉज बारिश हो रही है, तो वी विल मेक श्योर दैट वी डोंट डू आगे का टॉपिक हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा विल गो थ्रू इट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सेल क्या होता है। सेल, आपको पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, सही है। और सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर है, एज वी ऑल नो, के सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं और उन ऑर्गेनेल्स में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाहर आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हो वो होती है, और सेल मेम्ब्रेन एक बायोलिपिड लेयर होती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल जो जिसका मेन एक आप कह सकते हो कंपोनेंट है सेल्यूलोज। ठीक है, तो वो जो सेल्यूलोज है वो बेसिकली तो जो सेल्यूलोज है, जो सेल्यूलोज है बेसिकली वो आपका सेल वॉल जो है उसकी बेसिक सेल वॉल बना रही होती है। ठीक है, सेल वॉल जो उसका मेन कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज है। और सेल वॉल जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, सही, ये दोनों में डिफरेंस यही है कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तक की हद तक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो आपका प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मौजूद होती। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्लांट सेल्स हैं उन प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर सेल वॉल नहीं मौजूद होती। ठीक है, एब्सेंट होती है। ठीक हो गया, तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था और सेल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, लाइफ स्मॉलेस्ट लेवल पर यहाँ एग्जिस्ट करती है, बेसिक लाइफ का यूनिट। और लाइफ के क्या फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड जो है सेल बेसिकली एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर सेल ना हो, बेसिक यूनिट ही ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर ही ना हो, तो फिर पूरी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, सेल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, सेल को पहली दफ़ा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल, अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आता है तो आपने क्या लिखना है कि रॉबर्ट हुक इज़ बेसिकली द पर्सन जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, सेल को पहली दफ़ा उन्होंने देखा था, सही है। और जो आपके पास रॉबर्ट ब्राउन है, सही है, जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस जो होता है सेल का, न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस बेसिकली, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, सही है। आप कह सकते हो कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा है, ठीक है, उसमें आपका डेस्कटॉप है और माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है। तो आपको पता है कि पूरे कंप्यूटर के सिस्टम में जो सीपीयू होता है वो बेसिकली एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। तो जिस तरह एक इंसान की बॉडी में ब्रेन का रोल होता है, या फिर आप कह सकते हो एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का रोल होता है, सही है, उसी तरीके से एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस का रोल होता है, सही है। जितने भी काम हो रहे होते हैं सेल के अंदर वो आपके पास न्यूक्लियस की वजह से हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस इज द मेन, आप कह सकते हो, पार्ट ऑफ द सेल जो कि गवर्न कर रहा होता है, जो भी काम सेल के अंदर हो रहे होते हैं उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली न्यूक्लियस पे आ रही होती है। ठीक है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सेल, या आप कह सकते हो सीपीयू ऑफ द सेल, सही है। जो भी काम हो रहे हैं वो न्यूक्लियस की के अंडर हो रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली डायरेक्ट कर रहा होता है, या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी फंक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द सेल। ठीक हो गया, अब हमने नेक्स्ट क्लास, सॉरी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपने पढ़ा कि सेल होता है, एवरी लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो जो शील्डन है, शिवान है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ क्या कहते हैं, रिसर्च की थी। ठीक है, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी। जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं, सही है। और वो 3 मेन पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि सेल बेसिकली क्या होता है, सेल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। और जो शील्डन शिवान है उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी अलॉन्ग विद अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, जो आर विर्चो थे उन्होंने ये थ्योरी बेसिकली प्रेजेंट की थी।
तो अब इस थ्योरी में हमने क्या पॉइंट्स पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि 1838 के अंदर शील्डर ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, ठीक है, और जो शील्डर शिवान दोनों ने, और जो रिडॉल्फ रिचर है, रिडॉल्फ रिचर ने क्या किया था कि एक और उसने पॉइंट ऐड किया था, एंड दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1855। सही है, तो थोड़ा बहुत फर्क है दोनों के उसमें, बट दोनों ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। अब इस थ्योरी में क्या चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी मेन, उनका जो बॉडी है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन एक यूनिट है, दैट इज सेल। अब वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 हज़ार लाख, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, सही है। जितने भी काम से बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसका बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। सेल इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द बेसिक लेवल जो भी काम बॉडी के अंदर हो रहा है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने ये पढ़ा था कि सेल्स कैन अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी एक सेल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है कि वो एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेल अचानक से फॉर्म हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं, बल्कि जो सेल है बेसिकली वो सेल जो है वो कैसे एग्जिस्ट अराइज करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। ऑलरेडी जो सेल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उन सेल्स के वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, उनकी डिवीजन की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से, उनकी फॉर्म आप कह सकते हो डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि डीनोवो स्ट्रक्चर है। डॉफ जो शीलन शिवान है दोनों ने ये कहा था कि ये सेल जो है डीनोवो स्ट्रक्चर होता है, बट रुडॉल्फ विर्चर ने इस थ्योरी, इस पॉइंट को रिजेक्ट किया। डीनोवो का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या कोई भी आप कह सकते हो फिनोमेना जिसमें एक नॉन सेल्यूलर चीज से जो है वो एक सेल्यूलर चीज बन रही हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, सेल ही सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई चीज, कोई नॉन सेल्यूलर चीज एक सेल्यूलर चीज को बनाने लग जाए, सही है। सो सेल इज अ डीनोवो स्ट्रक्चर, दिस थिंग वाज एक्चुअली रिजेक्टेड, सही है, ये चीज रिजेक्ट कर दी गई थी कि भाई सेल एक डीनोवो स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। तो ये बात सामने आई कि भाई सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं। माइक्रोस्कोप में हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें नहीं नज़र आ रहे होते नेकेड आई से, हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इन ऑर्गेनिजम्स को, इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को, इनके पूरे फंक्शंस को स्टडी करते हैं, जो प्रोसेस इनकी बॉडी में हो रहे हैं वो सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सही है। जो हमें एक इंसानी आँख से नेकेड आई से नहीं नज़र आ रही थी, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ताकि हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेल को स्टडी कर सकें। तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, लैब में भी और वैसे भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टडी पर्पसेज, सही है। अब माइक्रोस्कोप की 3 टाइप्स होती है। वो टाइप्स क्या होती हैं, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब ये जो टाइप्स हैं लिखा हुआ है आपके पास, दैट वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैव बीन डिजाइन बाय साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो ये 3 डिवीजन है वो कैसे, किस बेस पर डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, कि भाई लाइट का सोर्स क्या है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये माइक्रोस्कोप को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली लाइट की सोर्स है कि कहाँ से लाइट आ रही है, कौन सी चीज़ को यूज़ करके बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट की बेस पर हमने 3 चीज़ों में उसको डिवाइड किया हुआ है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम नाम से आपको चल रहा है पता कि भाई हम विजिबल लाइट है, उस विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। चीज़ों को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सही है। और जो एक्सरे माइक्रोस्कोप है, एक्सरे माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, नाम से आपको मालूम हो रहा है कि हम रेज का इस्तेमाल करते हैं। रेज या रेडिएशंस जो है ना, बेसिकली आपने रेडियोस के अंदर भी पढ़ा था, रेडियोथेरेपी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके अंदर ये बात हमने डिस्कस की थी, हमने ये पढ़ी थी कि रेडियोथेरेपी में हम डिफरेंट रेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और रेस की मदद से हम जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उसको डायग्नोज करते हैं, या डिफरेंट डिजीजेस को हम जो है वो क्योर कर रहे होते हैं, ठीक है, रेस को इस्तेमाल करते हुए। तो अब रेस का एक फ़ायदा ये भी है कि हम इसको
माइक्रोस्कोप में यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि एक्सरे माइक्रोस्कोप में शॉर्ट वेव लेंथ एक्सरेज को यूज़ किया जाता है एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पे या सोर्स ऑफ मतलब चीज़ों को देखने के लिए या किसी चीज़ को ब्राइटन अप करने के लिए, सो दैट वी कैन इजीली सी दैट, हम क्या करते हैं, एक्सरे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सरे माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज को यूज़ करेंगे ताकि हम चीज़ों को देख सकें। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगेन आप नाम से पता लगा सकते हो कि यूज इलेक्ट्रॉन्स एज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है, जो कैथोड रेज होती है, इलेक्ट्रॉन रेज होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को देखते हैं। यूज़ दैट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो बीम है या कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन की रेज हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं टू सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली हम उसमें इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, सही है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू टच दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन, 3 attributes of microscopes are of particular importance. These are magnification, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट। मैग्निफिकेशन आपको पता है, ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूज होता है Q अपॉन P, यानी कि साइज या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन किसी भी चीज को देखने की कुव्वत या इंटेंसिटी को कहते हैं कि आप उसको कितना गौर मतलब करीब से, या आप कह सकते हो कितना आप जो है वो उसको सही तरीके से देख सकते हो। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज का साइज इंक्रीज कर दो जस्ट टू एग्जामिन इट, ठीक है, या जस्ट टू वॉच इट। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ आप एज अ स्पेसिमेन यूज कर रहे हो टू एग्जामिन टू सी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू इंक्रीज द साइज, ठीक है। जो साइज है उसको आप इंक्रीज, अब मैग्नीफाई आप खुद जूम करने को भी आप कहते हैं ना कि जूम इन कर लिया। जब आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ छोटी नजर आ रही है, आपको उसको बड़ा करके देखना है, तो आप जूम इन करते हो, ठीक है, आप पावर इंक्रीज करते हो। तो इसी तरीके से मैग्निफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली चीज़ों को और करीब से या चीज़ों की साइज को बेसिकली इंक्रीज कर देते हो। सो दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, विच मीन्स दैट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज है, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, ये आपके जो माइक्रोस्कोप है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेट करती है ये, उसमें 2 चीज़ें काम आती हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, बेसिकली मीन्स है इंक्रीजिंग द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। अ स्पेसिमेन कुड क्वाइट इजीली बी मैग्निफाइड एज मच एज 10,000 टाइम्स, यानी कि एक चीज़ जो आपको नेकेड आई से नहीं नजर आ रही, लेकिन आप उसको 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो आपको नजर जो चीज़ नहीं आ रही, आप बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए देख सकते हो। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 10,000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीफाइंग पावर है कि आप छोटी सी छोटी चीज़ को भी इजीली देख सकते हो, ठीक। तो दिस इज अ यूज ऑफ माइक्रोस्कोप ना, कि आप छोटी चीज़ों को देख सकते हो। और कैसे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द हाई मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ इट्स आई पीसेस विद इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, आप जो आई पीस होती है ना बेटा, जो आई पीस जिससे आप देखते हो, वो पार्ट आपने माइक्रोस्कोप आपने अपने अपने जो स्कूल्स हैं उनमें यूज किया होगा, और आपको पता होगा कि आप जिस जगह से देखते हो वहां पर जो लेंस लगी होती है उसको आई पीस कहते हैं। तो जो आई पीस या उस लेंस जो आपकी आई पीस में लगी हुई, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है या उसकी जो पावर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो अपने ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो वो ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ क्या होती है, जो आपके ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ होता है जिसको आपने देखना है करीब से, उसके ऊपर जो लेंस लगी हुई होती है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पता लगाना है कि किसी भी माइक्रोस्कोप का क्या है मैग्नीफाइंग पावर, कितनी उसकी इतनी स्ट्रेंथ कितनी है कि वो किसी भी चीज़ को देख सकता है, या मैग्निफिकेशन कितनी है, तो वो पता लगाने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, जिसमें आप जो आई पीस है, वो जगह जहाँ पे आपने अपनी आंख रखी हुई है और आप देख रहे हो, उसके अंदर जो लेंस लगी हुई है, उस आई पीस की पावर को आप मल्टीप्लाई करते हो उस लेंस की पावर से जो आपके ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव कहते हो, ठीक है। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी माइक्रोस्कोप की।
सही है, तो इसको क्या कहते हैं आप, इसको मैग्निफिकेशन कहते हो, सही हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी होती है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट मैं इस क्लास में नहीं पढ़ा रही है, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ को स्किप करते हुए मैं नीचे वाला पैराग्राफ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। A very high magnification can be obtained by ordinary light microscope, but their resolving power is limited. यानी कि जो एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो आप लैब में भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी हाई मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी कि बहुत इजीली आप छोटी से छोटी चीज़ को देख सकते हो, मैग्निफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मगर उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत कम होती है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट 500 टाइम्स बेटर देन अनएडेड ह्यूमन आई, यानी कि अब हम मैं और आप है, ठीक है, हमारी जो आईज है सिंपल, वो जो चीज़ नहीं देख पा रही होती है, इट इज़ 500 टाइम्स बेटर देन आवर आईज, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा हम 500 टाइम्स इन्हांस किसी भी चीज़ को करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके। बट दिस इज स्टिल नॉट इनफ फॉर व्यूइंग सम ऑफ द स्मॉलर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि बहुत छोटे जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए ये जो क्या कहते हैं पावर है, दिस इज नॉट इनफ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं, सही है, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप भी काफ़ी नहीं होता ऐसी सूरत हाल में देखने के लिए। तो अब क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है, धूप जो होती है या सनलाइट जो होती है, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेस को, या आप कैथोड रेस कहते हो जिनको, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम्स की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स अबाउट 10,000 टाइम्स बेटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन के जो वेवलेंथ है वो कम होती है, ठीक है, नॉर्मल जो लाइट होती है या नॉर्मल विजिबल जो लाइट होती है उससे इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि बेसिकली ये जो क्या कहते हैं आपके पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके बजाय अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करो तो आप उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ें देख सकते हो जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। तो दे आर केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स अबाउट 10,000 टाइम्स बेटर, यानी कि एक ह्यूमन आई जो चीज़ नहीं देख सकती है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके या 10,000 टाइम्स उसका साइज बढ़ाकर हमें दिखा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप के लाइट माइक्रोस्कोप 500 टाइम्स बेटर था, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो आप देख सकते हो 10,000 टाइम्स बेटर है, सही है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों की माइक्रोस्कोपिक पावर कितनी ज़्यादा डिफर करती है, कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, सही है, कि एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ही जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो आपके पास जो है इतना ज़्यादा उसकी पावर नहीं है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सही है, तो सही है। अब हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे थे वो क्या था, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आर स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्यूलर लेवल पर हमें नज़र नहीं आ रही होती, उससे भी छोटे जैसे ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है, और ऑर्गेनेल्स के अलावा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं, अगर हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उनको स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या हम यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप से हमें बहुत छोटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, सो वी विल फेस डिफिकल्टी अगर हम इसको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें नज़र ही नहीं आएगा, सही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ताकि हम ऐसी चीज़ों को देख सकें और इजीली हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सके, पढ़ सके, एंड वी कैन सी इजीली कि भाई क्या उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट भी हम लोग देख लेते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है और कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है।
Resolution, or more correctly the minimum resolved distance, is the capacity to separate adjacent form or object. Resolution का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को जब मैग्नीफाई करते हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का साइज इंक्रीज कर देना। तो किसी चीज़ का साइज तो आप इंक्रीज कर रहे हो, बट अगर आपने किसी मतलब दो स्ट्रक्चर्स है, दोनों बहुत करीब करीब में आपस में, तो उन स्ट्रक्चर को अगर आप सेपरेटली स्टडी करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आपके माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आप रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, दो चीज़ों को सेपरेट करना या कैपेसिटी टू सेपरेट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। तो आप दो चीज़ों को किस तरह से मैग्निफिकेशन करके फिर आप दो चीज़ों को आपस में कैसे सेपरेट कर सकते हो, उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट इन डिस्टिंग्विशिंग वन पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम अनदर। यानी कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि हम एक सेल के स्ट्रक्चर को दूसरे सेल के स्ट्रक्चर से डिस्टिंग्विश करेंगे तो हमें कंट्रास्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कंट्रास्ट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं या कंट्रास्ट कैसे किया जाता है, कि जो लाइट माइक्रोस्कोप्स होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कंट्रास्ट इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग एंड स्टेनिंग द मटेरियल, ठीक है। हम जब आपको याद होगा कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में लैब के अंदर देख रहे होते थे कुछ स्पेसिमेन को, तो हम क्या करते थे कि हम जो है एक ले लेते थे, क्या कहते हैं, स्लाइड, और स्लाइड के ऊपर उस स्पेसिमेन को रखते थे, ठीक है। और स्पेसिमेन को रखने के बाद जो है हम उसको स्टेन करते थे। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में या कंट्रास्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको फिक्स करते हैं, हम उसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करने के बाद हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं ताकि वो कंट्रास्ट की वजह से हम इजीली वन पार्ट ऑफ द सेल को दूसरे पार्ट से डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कंट्रास्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, हमने कंट्रास्ट के बारे में पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया कि मैग्निफिकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हमने किसी भी, देखो हमने माइक्रोस्कोप तो सिंपल पढ़ लिया कि भाई हाँ ये इंस्ट्रूमेंट होता है, मगर उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी तो होगी जिसकी वजह से आप छोटी चीज़ों को देख सकते हो या आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट है जो इनकी तीन प्रॉपर्टीज, इनकी वजह से आप ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो, सही है। तो मैग्निफिकेशन हो गया, जिसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना, इंक्रीज करना, और रेजोल्यूशन का मतलब है उसकी कैपेसिटी कि वो दो चीज़ों को कैसे सेपरेट कर सकता है। कंट्रास्ट का मतलब क्या है, एक पार्ट ऑफ द सेल को दूसरे से डिस्टिंग्विश करना, सही है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, सही है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को इससे हवाले से कोई सवाल है तो आप जो है वो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है।